कितना है, सेकेंडली इसका वेटेज कितना है, ये भी जानना आपके लिए जरूरी है। तो चैप्टर्स क्या क्या आते हैं वो पहले देखेंगे हम लोग, और वेटेज किसका कितना है। इससे आपको ये आइडिया मिलेगा कि आपको कौन से चैप्टर पे कितना फोकस करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको चैप्टर्स के नेम और उसके वेटेज बताते चलूंगा। जो जो मेन टॉपिक्स है मैं ऊपर लिखूंगा, जो बाकी एक्स्ट्रा टॉपिक्स है नीचे लिखूंगा। जैसे अगर मैं बात करूं पजल की, पजल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और कोई लिखेगा नहीं, पहले मैं बताऊंगा फिर लिखना। ठीक है, पहले समझ के लो चीजों को। हाँ, पजल और सीटिंग ये आपका ऐसा चैप्टर है रीजनिंग का जो आपका प्री भी क्लियर कराएगा, साथ ही साथ मेंस भी क्लियर करेगा। और इसके अलावा अगर आप पजल और सीटिंग आपको नहीं आता है तो समझ जाओ कि आपका रीजनिंग स्ट्रांग नहीं है और नहीं क्लियर कर पाओगे एग्जाम को। तो पजल और सीटिंग ये पकड़ के चलो, 20 से 25 मार्क्स का आपका प्री प्लस मेंस दोनों में पूछे आते हैं। ध्यान रखना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अवॉइड नहीं कर सकते। अगर इसको अवॉइड किया ये आपको अवॉइड कर देगा। दूसरा, सीरीज ये आपके प्री प्लस मेंस दोनों में आते हैं, और ये 5 मार्क्स का आता है, अप टू 5 मार्क्स मीन्स 5 मार्क्स अलग। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है यहां तक। थर्ड, ब्लड रिलेशन ये आपके प्री प्लस मेंस दोनों में आते हैं, ध्यान रखना। इनइक्वालिटी मोस्टली ये प्री में आते हैं, बहुत रेयर आपको मेंस में देखने को मिलेगा, फिर भी हम पढ़ेंगे मेंस का भी। और सिलोजिज्म ये आपके प्री प्लस मेंस दोनों में आते हैं। डायरेक्शन अगेन प्री प्लस मेंस में आते हैं। डेटा सफिशिएंसी ये आपके ओनली मेंस में आते हैं। इनपुट आउटपुट ये ओनली मेंस में आते हैं। स्टेटमेंट एंड अजम्पशन ओनली मेंस में आते हैं, और ये मेंस में लिख रहा हूं मैं, वेटेज लिखूंगा बाद में, पहले इसका लिख लो पहले 10। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन ये भी आपके मेंस में आते हैं। कोर्स ऑफ एक्शन ये भी आपके मेंस में आते हैं। और पजल सेटिंग हो गया, सीरीज हो गया, ब्लड रिलेशन, इनइक्वालिटी, सिलोक्स, डायरेक्शन, कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग आपके प्री प्लस मेंस दोनों में आते हैं। ओनली मेंस में वाला चीज कौन सा है, डेटा सफिशिएंसी है, इनपुट आउटपुट है, और ये बाकी सारे आपके प्री और मेंस में आते हैं। ठीक है, प्री और मेंस में आते हैं। वेटेज लिखते हो, वेटेज लिख रहा हूं मैं, ध्यान देना। यहाँ पे 20-25 मार्क्स का आएगा पजल प्लस सिटिंग अरेंजमेंट से, प्री प्लस मेंस दोनों की बात कर रहा हूँ। सीरीज आपका 5 मार्क्स के लिए आएगा। और ब्लड रिलेशन की बात करूँ तो आपको पकड़ के चलो 2 से 3 मार्क्स का आता है। इनइक्वालिटी की बात करो तो ये भी 2 से 3 मार्क्स के लिए आता है। ये ना फिक्स भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट ये दोनों फिक्स होते हैं, ध्यान रखना। फिक्स होते हैं मतलब मोस्टली ये रेंज में आएगा जो मैंने बताया। देखो कंफर्म जो आएगा वो पजल सेटिंग तो आएगा कंफर्म, सारे एग्जाम्स है पजल सेटिंग, बैंक ओनली बैंकिंग, मैं बैंकिंग पढ़ा रहा हूँ, ओनली बैंकिंग, ओनली बैंकिंग ये आपका सिर्फ और सिर्फ कंफर्म बता रहा हूँ, कंफर्म। अगर ये नहीं आया समझ जाओ एग्जाम क्लियर नहीं होगा, मैं ध्यान देना ही देना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो डायरेक्शन या 2 to 5 मार्क्स के लिए आता है। डेटा सफिशिएंसी पकड़ के चलो 4 से 5 मार्क का आएगा। इनपुट आउटपुट आपका 5 मार्क का आता है मेंस में, ये 1 मार्क का आता है, ये 1 मार्क का आता है, ये 1 मार्क का आता है, ये भी आपका 2 से 5 मार्क के बीच में वेटेज होता है। तो आपको ये कोई भी पेपर देने से पहले आपको ये जानना जरूरी होता है कि कौन से चैप्टर पे कितना काम करना है। तो आपको ध्यान रखना है काम तो सब पे करना है, बट मोस्टली काम आपको पजल और सेटिंग पे ज्यादा करना है, डेटा सफिशिएंसी पे ज्यादा करना है, इनपुट आउटपुट पे ज्यादा करना है। और बाकी चीजें तो करनी है, बाकी चीजें तो हो जाएंगी अपने आप, बट पजल सेटिंग, डेटा सफिशिएंसी, इनपुट आउटपुट इस पे ज्यादा काम करना है। इसे एक बार लिख लो, फिर पेपर पे आते हैं हम लोग सॉल्व करने के लिए। इसे लिख लो एक बार। सर इनपुट आउटपुट का वेटेज क्या है? 5 मार्क्स। कौन सा चैप्टर किधर से आएगा, कैसे आएगा, मैंने बता दिया।
और इसे नोट डाउन कर लो अच्छे से, फिर आते पेपर पे सॉल्व करें। फिर मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगा, डायरेक्ट पेपर सॉल्व नहीं करेंगे हम। ऑनलाइन में हुआ लिख के? Yes, sir. ओके, रफ करूं मैं? Yes. चलो यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे जो गौर करना, जो मैं बता रहा हूँ ना उस पर गौर करना। देखो, अगर आप रीजनिंग का पेपर सॉल्व करने जा रहे हो, और पहली बात तो मैं ये बात बता देता हूँ, ये जो सेशन है ये उनके लिए है जिसका पोर्शन अबाउट 70% हो चुका है। उनके लिए नहीं है जो नए हैं, बट वो लोग बैठ के देख सकते हैं, स्ट्रैटेजी को समझ सकते हैं। बात बता रहा हूँ, गौर करना, मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ मैं आप लोग से। याद रखना, दो टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं। पहला, वो स्टूडेंट्स होते हैं जिसको ये पता होता है कि कहाँ से कैसे पढ़ना, काफी सारी प्रैक्टिस की होती है। दूसरे टाइप का स्टूडेंट वो होता है जो नॉर्मल होता है, मीन्स 2 घंटा 3 घंटा पढ़ा और उसको पता है कि ये मेरे को आता है, बट स्पीड का प्रॉब्लम है। तो जो बंदा फर्स्ट वाला है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं से भी शुरुआत करे वो कर लेगा। बट जिसको स्पीड का प्रॉब्लम है वो उसके लिए स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ। स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए पहले बता देता हूँ। कोई भी पेपर हो, अंधाधुंध फायरिंग नहीं करना है। सिंपल सी बात है, आपको पेपर अगर आपको मिलता है, स्क्रीन पे अगर आप जाते हो
पहली बात तो आप मॉनिटर पे देखोगे ना, पहले आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए। काफी लोगों को तो ये भी नहीं पता होता है। क्वेश्चन इधर आते हैं, यहाँ पे मार्किंग होता है क्वेश्चंस के टोटल इस तरीके से, और यहाँ पे आपका 3 कीज रहता है, मीन्स बटन प्रेस करने का, सेव, नेक्स्ट और स्किप करके, या जो भी ऑप्शन रहता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं, आपको रीड करना है, रफ शीट मिलता है। तो आप लोग क्या करो पता है, एक स्ट्रेटेजी फॉलो करो, आपको एक पैटर्न फॉलो होना चाहिए। क्या पैटर्न फॉलो होना चाहिए? पहले आपको जो क्वेश्चन पे ज्यादा कमांड है, जिस सब्जेक्ट पे ज्यादा कमांड है, पहले उसको सॉल्व। पजल और सिटिंग को तुरंत हाथ मत लगाना। दूसरे टाइप के स्टूडेंट, पहले वाले अपने हिसाब से चलो, मैं पहले वाले को नहीं बोल रहा हूँ। पहले वाले स्टूडेंट्स वो लोग हैं जिसने बहुत प्रैक्टिस किया है, स्कोर हर एक मॉक टेस्ट में अबाउट 30 आ रहा है। बट सेकंड वाले की बात कर रहा हूँ मैं, जिसको नहीं आता है, टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम हो रहा है। सेकंड वाला क्या करेगा, पहले वो इजी क्वेश्चंस को हाथ लगाएगा, पजल सिटिंग पे डायरेक्ट जंप नहीं करेगा। अगर पजल सिटिंग पे डायरेक्ट जंप किया तो समझ लो कि उसका जो एक बार अटक गया क्वेश्चन पे, 5 मिनट गला दिया, बचेंगे 15 मिनट, वो और हाइपर हो जाएगा कि 5 मिनट चले गए और 5 मिनट मैंने कुछ कर नहीं पाया, मैं लास्ट के 15 मिनट और तुक्का मारना शुरू कर देगा और जो आता रहेगा वो भी चला जाएगा। पहले आपको सेफ खेलना है। कैसे करना है? सेकंड वाले स्टूडेंट क्या करेंगे, इजी पेपर का मतलब क्या होता है, इजी क्वेश्चन पहले सॉल्व करेंगे। जैसे पजल सेटिंग छोड़ के इनइक्वालिटी हो गया वो कर लो, सिलॉक्स हो गया वो कर लो, कोडिंग डिकोडिंग हो गया वो कर लो, डायरेक्शन हो गया वो कर लो, ब्लड रिलेशन हो गया वो कर लो। मोस्टली ब्लड रिलेशन को अवॉइड करना, कभी कभी वो ट्रिकी होता है, ठीक है, बट ये 4 पहले कर लो। अगर इतने 4 कर लिया, 16 से 17 मार्क्स सिक्योर हो गए। फिर अगर आपने बचे हुए टाइम में मिनिमम, सेकंड वाला बंदे की बात कर रहा हूँ, अगर मिनिमम वो सेकंड वाला स्टूडेंट अगर 2 पजल बना लेता है और वो राइट होता है, डायरेक्ट 27 पे आ जाओगे, जो कि ठीक है, अच्छा डील है उन लोगों के लिए जो 2-3 महीना हुआ है। बट जो पहले से पढ़ रहा है वो तो कैसे भी एनी हाउ 35 प्लस करने वाला ही है। 35 मतलब 30 प्लस स्कोर करेगा ही, 35 तो अटेम्प्ट करेगा ही। तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास पेपर है, मैं ना पहला क्वेश्चन देख रहा हूँ, मेरे पास पजल है स्क्रीन पे, मान लो आपका पजल है, स्किप करो। आप बोलोगे सर स्किप करने में टाइम जा रहा है मेरा, तो अरे 9 मिनट जा रहा है ना, 5 मिनट से जाने से अच्छा तो 9 सेकंड जाना बेटर है ना। तो 9 सेकंड जाएगा, चलेगा, स्किप करो। फिर मैं देख रहा हूँ सेकंड क्वेश्चन मेरा पजल है, अगर मैं स्किप करूंगा, गया मेरा 10 सेकंड, कोई प्रॉब्लम नहीं, जाने दो, क्योंकि मैं वो बंदा नहीं हूँ फर्स्ट वाला, मैं सेकंड वाला हूँ, तो मुझे ना थोड़ा स्लो एंड अच्छा खेलना पड़ेगा। अब मैं थर्ड वाला देखा, मेरे पास सिलॉक्स आ गया, तो मैं पहले सिलॉक्स को सॉल्व करूंगा। सिलॉक्स के क्वेश्चंस को जरा थोड़ा पेशेंसली सॉल्व करूंगा, थोड़ा सा ऐसा नहीं। और एक बात है, हर एक चैप्टर का एक वीक पॉइंट होता है, हर एक चैप्टर का, वो चैप्टर का आपका वीक पॉइंट समझना पड़ेगा कि इसमें क्या गलतियां हो सकती है। डायरेक्शन में जैसे आपको डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ता है, अगर आपने पेपर सॉल्व करते हो घाई में डिस्टेंस मेंटेन नहीं किया तो वो रॉन्ग हो जाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात? ऑनलाइन वाले मेरे को अपनी तरफ से आंसर चाहिए। यस सर। हाँ, तो हर एक चैप्टर, सिलॉक्स हो गया, उसका भी एक वीक पॉइंट है। अगर आपने वीक पॉइंट हर एक चैप्टर का समझ लिया तो वो गलतियां नहीं होगी, तो आपके ब्रेन में वो फ्रेम रहता है कि ये गलतियां नहीं करनी। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन लेते हैं, वो जरा सॉल्व करते हैं, आप लोग भी जरा सॉल्व करो। स्पीड में सॉल्व मत करना, क्योंकि हम तो मॉक टेस्ट तो नहीं लगा रहे, बट मैं आपको स्ट्रैटेजी शेयर कर रहा हूँ। गलतियां मत करना, गलती नहीं होनी चाहिए। चलिए सॉल्व करिए। 100% एक्यूरेसी रखो। मेरे को जितना भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं, जितना आपके चैप्टर्स हुए हैं, 100% एक्यूरेसी चाहिए। स्पीड का तो बात ही नहीं है, यहाँ पे मैं स्ट्रेटेजी शेयर करने आया हूँ और पेपर कैसे सॉल्व करना है। स्पीड का तो मॉक टेस्ट साथ में बैठ के करना पड़ेगा तो समझेगा। चलिए सॉल्व करिए।
ओके डन। देखो यहाँ पे पहली बात, पेपर सॉल्व करते टाइम आपका स्टेट ऑफ माइंड देखो, मैं क्लियर बता रहा हूँ। पेपर सॉल्व करते टाइम अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो या घर पे मॉक टेस्ट लगा रहे हो, दिमाग में कुछ भी बातें चलनी नहीं चाहिए। पहली बात, पूरा ध्यान स्क्रीन पे और आपके पेन पे और पेपर पे होना चाहिए। 100% पूरा ध्यान पेपर और पेन पे होना चाहिए। ये नहीं कि मैं बना रहा हूँ या बना रही हूँ, फिर मेरा ध्यान चल रहा है मस्त एकदम, मेरा खाने पे चल रहा है, आज मेरा जिससे झगड़ा हुआ उस पे चल रहा है, या आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मैंने ऐसा किया वैसा किया, उस पे चल रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं, पूरा ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। क्यों? मॉक टेस्ट में जो आदत रहेगी वही आदत आपके एग्जाम हॉल में रहेगा, क्योंकि मॉक टेस्ट में 100% आपका देने का आदत बन जाएगा, तो फिर आप एग्जाम हॉल में भी वही चीज कर पाओगे। अगर वही आदत पड़ी है, दे रहे हो, बस ध्यान इधर नहीं है, मतलब दे रहे हो नाम के लिए, ध्यान कहीं और है, तो वो एग्जाम हॉल में वही चीजें होने वाली है। एग्जाम हॉल में आपको ये नहीं पता चलेगा मुंडी नीचे हुआ, 1 घंटे कब बीत गया मुंडी ऊपर करते हो पता नहीं चलने वाला है। आपको वहां पे ऐसा रियलाइज होगा कि वहां पे टाइम इतना फास्ट कैसे चला गया। तो ध्यान पूरा देना है यहाँ पे। देखो, ओनली फ्यू होम इज पिकनिक, यहाँ पर ध्यान रखना छोटे छोटे की पॉइंट्स। ओनली फ्यू होम इज पिकनिक, तो हमने ओनली फ्यू में ये साइन पुट करना सीखा था, ये मिस नहीं करना है। नो पिकनिक इज मिस्ट्री एंड ऑल मिस्ट्रीज आर रियल। डायग्राम बन गया। सॉल्व करते वक्त ध्यान से सॉल्व करना कि क्या सॉल्व करो, सम नॉट सॉल्व करें। देखो यहाँ पे, ऑल मिस्ट्री बीइंग पिकनिक इज पॉसिबल, इज इट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, तो पॉसिबिलिटी रॉन्ग, देन सम नॉट राइट। ठीक है, ऑल होम बीइंग पिकनिक इज पॉसिबल, पूरा का पूरा होम क्या पिकनिक में जाएगा? नहीं जाएगा, बड़ा डायग्राम छोटा डायग्राम में नहीं जाता है। ये हमने सीखा है, मैं कॉन्सेप्ट यहाँ पे सिखाने के लिए नहीं बैठा हूँ कि कोई मेरे को डाउट मत पूछना, पेपर के रिलेटेड डाउट रहेगा प्लीज पूछो। बाकी ये मत पूछो कैसे है ये मैंने किया कैसे नहीं किया, उसके लिए आपको लेक्चर बैठना पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट हुआ, सबका आया राइट? ठीक, सेकंड पे आ जाओ। चलो सेकंड वाला सॉल्व करो। ऑनलाइन में हुआ क्या? देखो, मैं स्पीड में नहीं ले रहा हूँ, मैं अभी बोल रहा हूँ, मैं स्पीड में नहीं ले रहा हूँ पेपर सॉल्व, मैं पेपर सॉल्व करने के स्पीड में नहीं ले रहा हूँ, बट मैं स्ट्रैटेजी शेयर कर रहा हूँ। स्पीड में लेना होता तो अभी ये सॉल्व हो गया होता। देखो यहाँ पे, ओनली फ्यू स्ट्रॉन्गेस्ट की पॉइंट नोट करते हुए चलना। हर एक चैप्टर का एक वीक पॉइंट होता है जहां पे हम गलतियां कर देते हैं और वही गलती में फिर बाद में 0.25 का पेनल्टी लगाती है। ओनली फ्यू टफ इज डार्क। क्वेश्चन देखो, सम स्ट्रॉन्ग इज नॉट डार्क, सम नॉट है, ऑल स्ट्रॉन्ग बीइंग डार्क इज पॉसिबल, पॉसिबल, तो पॉसिबिलिटी राइट, सो सम नॉट रॉन्ग। सेकंड चीज, कहीं पर भी किसी का नो करेक्शन नहीं, सीधा कैंसिल करो। दूसरी बात, नो टफ इज डार्क, स्ट्रॉन्ग है ना, क्या सीधा कैंसिल, नो दिखा मैं कैंसिल कर दिया, क्योंकि किसी के साथ नो करेक्शन नहीं है ना। इस तरीके से भी चलना है आपको। आगे रफ कर दूं, आगे बढ़े।
चलिए सॉल्व करिए। ओके डन। यहाँ पे देखो, नो नेटवर्क इज डल, only if you dull is fast, and all fast is memory. Some memory, some not. All memory being network is possible. Is it possible? Not possible. Then some possibility wrong, some not right. मैं कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा हूँ, अगेन बता रहा हूँ मैं। Some dull or not, again all dull being network is a possible, not possible, then again right, both right. Clear? ऑनलाइन वाले हाँ या ना में जॉब करते चलना फटाफट। Yes, sir. Yes, sir. ठीक। चलो बनाओ फटाफट। ओके देखो यहाँ पे, all tennis is football and all football is basketball and no basketball is cricket. No football is cricket. Yes, correct. जब ये फुटबॉल क्रिकेट फुटबॉल में नहीं जाएगा तो सॉरी ये क्या है, नो क्रिकेट इज फुटबॉल, इसमें भी नहीं जाएगा तो ये राइट हो गया। करेक्ट। ऑल टेनिस इज बास्केट, पूरा पूरा टेनिस बास्केट में है कि नहीं है, बहुत राइट। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं।
अच्छा, आपने नोट किया ये 4 क्वेश्चन आया सिलॉक से। हाँ, 4 क्वेश्चन आए। वेटेज मैं जो मैं बताता हूँ उसके रेंज में रहेगा, इन बिटवीन। जैसे मैंने बताया था सिलॉक से 2 to 5 मार्क्स, 4 मार्क्स का आया। और जरूरी नहीं है कि आपके स्लॉट में आए। 4 स्लॉट होते हैं, हो सकता है 2 में आए, 2 में ना आए, बट इसकी जगह पे इनइक्वालिटी आ सकता है, डायरेक्शन आ सकता है, ब्लड रिलेशन आ सकता है। बट चारों के चारों स्लॉट में अगर मैं बात करूं क्या कॉमन होगा, तो पजल और सिटिंग कॉमन होगा, सीरीज कॉमन होगा। ये तो आना ही है, आना है 25 मार्क्स के लिए। रिमेनिंग आपका जो 10 to 15 मार्क्स है वो इनइक्वालिटी, सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन, ये आपका आते रहेगा, इसमें से कुछ आएगा। अगर मान लो पहले शिफ्ट में सिलॉक्स आया तो सेकंड वाले में इनइक्वालिटी आएगा, सेकंड वाले में इनइक्वालिटी, थर्ड में कोडेड आएगा, कुछ भी आ सकता है। 15 मार्क्स इसमें से कुछ भी आ सकता है, बस पजल, सेटिंग और सीरीज ये कंफर्म आएगा आपको। ठीक है, तो प्रैक्टिस किसका करना है मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, किस पे ज्यादा फोकस करना है। चलो, ये तो था हमारा सिलॉक्स, जिसको हमने काफी टाइम लगा के सॉल्व किया। कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे टेस्ट सीरीज नहीं सॉल्व करेंगे, स्पीड में सॉल्व करना, स्ट्रेटेजी शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने सिलॉक्स देखा 4 मार्क का। अगेन में अगर मैं टिक करता हूँ, मुझे पजल दिख रहा है, मैं स्किप करूंगा। अगेन पजल दिख रहा है, मैं स्किप करूंगा। फिर मुझे मिला कौन सा, ब्लड रिलेशन। सॉल्व करते हैं, चलिए। और एक बात था, जिसका पोर्शन हो गया है, जिसका पोर्शन 80% हो गया, 1-2 चैप्टर्स बाकी है, वो लोग क्या करें मैं आपको बता रहा हूँ। दिन में 2 मॉक टेस्ट देना। स्पेशली रीजनिंग का बताऊंगा मैं, क्योंकि मैं रीजनिंग पढ़ाता हूँ। एक बार मेरे स्ट्रेटेजी से सेकेंड वाला बच्चा बन के सॉल्व करना। एक बार मतलब जैसा फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करना 35 तक, पहला। दूसरा, आपको पहले इजी वाले सॉल्व करना दूसरे मॉक टेस्ट में, तो देखना स्कोर किसमें ज्यादा आ रहा है। मैं क्यों बोल रहा हूँ ये, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि स्कोर तो आपको सेकंड वाले में ज्यादा आएगा स्टार्टिंग में, बट आपको सेकंड वाला नहीं बनना, आपको फर्स्ट वाला बनना है। तो फर्स्ट वाले को आपको लेके चलना है। तो ये साइड बाय साइड अगर प्रैक्टिस करते रहोगे तो एक बार क्या होगा, आपका स्ट्रैटेजी भी बिल्ड होते जाएगा और पजल भी स्ट्रांग होते जाएगा। तो 2 चीज आपको रखना है साथ में साथ में। क्लियर हो रहा है कि नहीं, ऑनलाइन वाले बताना। यस सर। यस सर। देखो आप, बाकी क्वेश्चन सॉल्व करना ना सबको आता है, आपको भी आता है तो दूसरे को भी आता है, बट दूसरा वाला क्यों ज्यादा मार्क्स ला रहा है ना, वो स्ट्रेटेजी पे काम करता है। देखो आप ना जब पढ़ोगे ना, तो 55 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो आउट ऑफ 100, यहाँ तक हर कोई पहुंचता है। 55 to 65 यहाँ तक हर कोई पहुंचता है, बट यहाँ से आपका स्कोर एक एक मार्क्स बढ़ेगा, 66, 67, 68। बट एक बंदा 82 ला रहा है, वो क्यों ला रहा है, कैसे ला रहा है, क्या है वो, क्या कर रहा है, कैसा 82 ला रहा है। आप 70 पर ही पूरे कम हो जा रहे हो, वो 82 ला रहा है, ऐसा क्या कर रहा है वो। तो वो करता है स्ट्रेटेजी पे काम, कौन सा क्वेश्चन पहले उठाना है, कौन सा क्वेश्चन बाद में उठाना है, उस पर काम करता है। तो आपको भी ये आपका हिसाब से करना है, क्योंकि आपको पता है आपका कौन सा चैप्टर स्ट्रांग है, कौन सा वीक है। जो वीक है उस पर काम करना, जो स्ट्रांग है उसको और स्ट्रांग बनाना है। आपको ये पता होना चाहिए ना, पेपर सॉल्व करते हो कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, पकड़ना नहीं है, छोड़ना सबसे इंपॉर्टेंट है। कि आपको कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है ये ज्यादा पता होना चाहिए। पकड़ना तो हर क्वेश्चन को ही है, लेकिन छोड़ना कौन सा पहले है, वो इंपॉर्टेंट होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। चलो सॉल्व करो। सर वो ए इज मदर के बाद में क्या लिखा है? ए इज कहाँ गया, ए Right की इज मदर ऑफ पी, पी पी पी।
ऑनलाइन में हुआ क्या? हो गया क्या? ऑनलाइन में बताओ प्लीज। यस सर। ओके, यहाँ पर हुआ? राम हुआ क्या? करो करो। ओके डन, सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे देखो, देर आर 7 मेंबर्स ऑफ 3 जनरेशन। ए इज द मदर ऑफ पी, ए मॉम है किसका? पी का। पी इज द ब्रदर ऑफ जी, पी ब्रदर है किसका? जी का। के इज मैरिड टू जी, बट जेंडर डिफाइन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। एस इज द आंट ऑफ एम, एस आंट है मतलब इनका कोई भाई या बहन होगा, उसका बेटा या बेटी एम करके कोई होगा, तो एम इसको एस को यहाँ पे क्या बुलाएगा? आंट बुलाएगा। बट यहाँ पे पुट नहीं कर सकते, ये क्लू का काम कर रहा है। के इज द चाइल्ड ऑफ एल, के चाइल्ड किसका? एल का चाइल्ड, राइट। बट अगेन के का जेंडर डिफाइन नहीं हो रहा है। एस इज द सिस्टर ऑफ के, एस क्या है? सिस्टर है। किसका सिस्टर है? एस यहाँ पे सिस्टर हो गया, तो यहाँ पर कुछ ये होगा और यहाँ पर एम आएगा। नहीं, कुछ तो गड़बड़ किया। K is married to G, K is married to G, S is the aunt of M, S is the aunt of M, K is child of L, K is the child of L, बरोबर। S is the sister of K, ये बरोबर लिखा है क्या मैंने? ठीक है, S is the sister of K, S इधर आ गया सिस्टर, ठीक है। इसका जो मीन्स चाइल्ड होगा इधर M आएगा, राइट, ठीक है, क्लियर। S का जो सिस्टर है यहाँ पे जो भी जेंडर डिफाइन नहीं हो रहा है, यहाँ पर M ले लेंगे हम लोग, क्लियर है, ठीक है। अभी यहाँ पे कुछ मेल फीमेल का भी काउंटिंग नहीं दिया है कि कितना मेल कितना फीमेल होगा, अदरवाइज पुट करके बिठा देते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, इसके ऊपर हम लोग देखते हैं। तो if A is married to R, अगर ने A ने शादी किया किससे? R से, then how is R related to M? R क्या लगेगा? M का, मुझे बताओ। if मतलब पहली बात तो ये आपको इमेजिन करना है। if A is married to R, अगर A फीमेल है तो R मेल हो जाएगा। then how is R related to M? R क्या लगेगा? related to M, M पे खड़े होके आपको किसको देखना है? R को देखना है। किसको देखोगे आप? R को देखोगे। तो ये मॉम या डैड कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर ये क्या आएगा? ग्रैंड फादर, क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन। हाउ इज S is related to G? हाउ इज S related to G? बताइए क्या लगेगा? S is related to G, रिलेटेड टू के बाद कौन है? जी, जी पे खड़े होके एस को देखोगे, वाइफ या हस्बैंड पता नहीं, पर उसकी बहन क्या लगेगी? सिस्टर इन लॉ, सिंपल, सिस्टर इन लॉ, क्लियर है।
2 क्वेश्चन हो गया, तीसरा क्वेश्चन है, ओनली 2 ही क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। 2 क्वेश्चन आया है यहाँ से ब्लड रिलेशन से, 2 क्वेश्चन। पहले कितना था सिलॉक्स हमारा, ठीक है, चलो रफ कर दूं मैं, लिखना लिख लो लिख लो। ओके चलो रफ कर रहा हूँ मैं। ओके देखो यहाँ पे अगेन मैं स्किप कर रहा हूँ, 1 मार्क का क्वेश्चन है वो स्किप करूंगा, 1 मार्क का क्वेश्चन मैं लास्ट में रखूंगा। लास्ट में क्यों रख रहा हूँ 1 मार्क का क्वेश्चन, क्योंकि देखो लास्ट में ना आपका जो टाइम बचेगा वो 1 मिनट 1.5 मिनट के लिए रहेगा। उस 1.5 मिनट में 1 मिनट में ना तो आप कुछ 5 मार्क का क्वेश्चन कर पाओगे, ना तो कोई कुछ कर पाओगे आप। तो अगर बना भी लिया तो टिक नहीं कर पाओगे। तो आपको एक स्ट्रेटेजी रखना है कि 1.5 मिनट लास्ट में क्या करना है, बैठे रहना है क्या, बैठे नहीं रहना है। तो ऐसे टाइम पे क्या करना है, एक आपको एक क्वेश्चन ऐसा रखना पड़ेगा लास्ट के 30-40 सेकंड्स के लिए। तो ये क्वेश्चन है वहां पे मैं स्किप करके रख दूंगा, 30-40 सेकंड जो लास्ट का बचा है बैठा नहीं रहूंगा, वो मैं सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन रखूंगा, क्योंकि मेरा पूरा टाइम यूटिलाइज होना चाहिए। अगर मैंने 1 मार्क कर लिया इसका मतलब 50-60 हजार बच्चों से ऊपर हो जाऊंगा, क्योंकि कॉम्पिटिशन लाखों में होता है। बात को समझना मेरे, ठीक है। अभी आते हैं सीरीज पे। 1 मार्क का मुझे मिल रहा है, मैं स्किप कर रहा हूं, नहीं सॉल्व कर रहा हूं मैं। सर वो सीरीज विजिबल नहीं है स्टार्टिंग में। सर स्पेल करिए ना, वो अभी भी विजिबल नहीं है। नहीं दिख रहे सर।
लिख लो, इसको सॉल्व नहीं करना है। चलो लिख लिया गया यहाँ पे, लिखो लिखो। देखो यहाँ पे कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जिसको आपको विदाउट पेन और पेपर सॉल्व करना होता है। जैसे अगर आपने पेन उठा लिया एग्जाम हॉल में सॉल्व करने के लिए, पकड़ लो 10 सेकंड तो चला जाएगा ऐसे ही आपका। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको ओरली सॉल्व करना पड़ता है। ओरली सॉल्व करने के लिए आपको ये समझ में आना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन ओरली होगा और कौन सा क्वेश्चन नहीं होगा। ये आपका डिपेंड करता है प्रैक्टिस पे। अवॉइड करना जितना आप पेन पेपर उठा सको। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसका आपको पेन उठाना ही पड़ेगा, बट ये क्वेश्चन ऐसा है ना जिसको आप पेन नहीं भी उठाते तो भी चल जाएगा। जैसे यहाँ पे सीरीज ले लो, ये हो गया, इनइक्वालिटी हो गया। ऐसे क्वेश्चंस जो मीन्स आपको समझ में आ जाएगा तुरंत कि मतलब हाँ पेन उठाने की गरज नहीं है, आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। तो अभी आपको क्या करना है, विदाउट पेन और पेपर सॉल्व करना है। कैसे समझेगा ये, आपको देखो स्क्रीन पे जाओगे ना आप एग्जाम देने, तो आपका स्क्रीन पे यहाँ पे नीचे स्क्रोल बार आता है। यहाँ पर जब भी आप सीरीज सॉल्व करते हो तो स्क्रोल बार जब भी आएगा ना तो याद रखना इसको स्क्रोल करोगे ना तो फिंगर का यूज करो आप, क्योंकि अगर आपने स्क्रोल किया फॉर एग्जांपल यहाँ तक आप पहुंचे, स्क्रोल किया तो स्क्रोल करने के बाद ये आपका नजर हट गया तो आप कंफ्यूज हो गए, सीरीज बढ़ा रहता है। तो फिंगर ऐसा रखो और इसको साथ साथ में स्क्रोल करते हुए चलो, तो आगे का आप काउंट कर सकते हो। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं। जैसे यहाँ पे कुछ लिखा हो, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी लिखा है, मान लो ऐसा कुछ भी लिखा है, तो मैं यहाँ तक पहुंचा और फिर मैंने स्क्रॉल किया। अगर मैं फिंगर नहीं रखूंगा तो मेरा नजर हो सकता है गलत हो, 2 बार एम दिया हो तो मैं क्या करूंगा, घबरा जाऊंगा, फिर हो गया गलती, फिर क्या करूंगा, फिंगर रखूंगा, स्क्रॉल करूंगा, साथ ही साथ इसको भी स्क्रॉल करते हुए चलूंगा, फिर आगे का जो रिमेनिंग होगा मैं काउंट करूंगा। समझ में आ रहा है कि नहीं ऑनलाइन वाले, बताओ। यस सर। ये छोटी छोटी चीजें आपका टाइम बचाएगी, याद रखना मेरी बात को। यहाँ पे देखो, फिर आपने ये सीरीज देखना है, ओरली सॉल्व करना है विदाउट पेन और पेपर। क्या बोला है, इफ ऑल द नंबर आर रिमूव फ्रॉम द गिवन सीरीज देन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट 10 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। लेफ्ट और राइट में कंफ्यूज मत होना। एग्जाम हॉल में आपको पता होना चाहिए कि राइट हैंड साइड में राइट और लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट होना चाहिए। क्लियर है। तो लेफ्ट का क्या बोला है, 10th एलिमेंट अगर हम नंबर्स को रिमूव कर दे तो 10th एलिमेंट काउंट करो और 2 2 3 3 के पेयर में काउंट करो। ऐसा तो है नहीं कोई बच्चे हो आप एक एक करके काउंट करोगे, बच्चे तो नहीं हो ना, स्कूल में पढ़ रहे हो। 1 2 3 4 ऐसा 3 3 के पेयर में काउंट करो, 3 4 5 6 7 8 ऐसा काउंट नहीं करना है आपको, 3 3 के पेयर में काउंट करना है। देखो 3
नंबर है, स्किप करो। यहाँ पे बीच में नंबर एक एक काउंट कर लो, बाद में तीन तीन काउंट करो। 3 4 5 हो गया, 4 हो गया, 4 और 3 7 3 11। तो यहाँ पर होगा एफ। एफ यहाँ पे हमारा आंसर होगा 10th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। लिख लो, हो गया? लिख लिया? ऑनलाइन वाले बताओ। Yes, sir. हुआ लिख के? देखो ये ना हर एक चैप्टर को ना थोड़ा अच्छे से एनालाइज करो आप, कि किसको कितना टाइम देना है, किसको विदाउट पेन सॉल्व करना है, किसको पेन यूज करना है, और कितने कम टाइम में सॉल्व करना है। ये चीजें आपको खुद को एनालाइज करनी पड़ेगी। ये चीजें आपको लोगों से अलग बनाती है। ये चीजें आपको थोड़ा सा मतलब बाकी अगर 60-40 ला रहा है तो आप 60-40 नहीं ला पाओगे। कुछ अलग करोगे तो अलग दिख के आओगे। ये अलग कैसे करोगे? जितना प्रैक्टिस करो, पहली बात तो प्रैक्टिस करो। ये स्मार्ट वे होता है, ये वे होता है, वो कुछ नहीं होता है। हार्डवर्क इंपॉर्टेंट होता है, हार्डवर्क पूरा करो, उसके बाद स्मार्ट वर्क उसमें से निकल के आ जाएगा। फिर आपको इतना हार्डवर्क करने की गरज नहीं है। पहले हार्डवर्क दबा के करो, 6 महीना करना है, 6 महीना दबा के करो। उसके बाद आपको खुद पता चल जाए कहाँ पे गलतियां हो रही है, कहाँ पे नहीं हो रही, कहाँ पे काम करना है, कहाँ पे काम नहीं करना है, और कितना मैं खुद को ग्रूम कर सकता हूँ, और कितना आपको खुद को स्कोर लाने के लिए क्या कर सकता हूँ। ये चीजें तभी आएंगी जब आप हार्डवर्क करोगे। तो पहले सोचोगे ना कि मैं स्मार्ट बनूं, ये कर लूं, वो कर लूं, तो भूल जाओ भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, चलो रब करो, मैं अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए सॉल्व करिए। विदाउट पेन और पेपर, डिक्शनरी आर बिटवीन। कोई बात नहीं, डिक्शनरी सीरीज कोई फर्क नहीं है। आंसर निकालो। आंसर क्या आया? ऑनलाइन वाले बताओ, ऑनलाइन वाले बताइए क्या आंसर आया? यस एग्जैक्टली, दैट 10 आया यहाँ पर। लगता है ऑनलाइन वालों को हुआ नहीं है। ऑनलाइन वाले हुआ कि नहीं? यस सर, हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखो, हाउ मेनी अल्फाबेट्स अकॉर्डिंग टू देयर इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज आर बिटवीन 7 फ्रॉम द लेफ्ट, 7 फ्रॉम द लेफ्ट एंड 7 फ्रॉम द लेफ्ट निकाल लो, 3 6 1 7, एल आया। ठीक है, 10 9 फ्रॉम द राइट हैंड, 9 फ्रॉम द राइट हैंड, 1 3 3 और 3, ये ए मिला, बरोबर ना? ए मिला कि नहीं मिला? ए और एल के बीच में इंग्लिश अल्फाबेटिकल काउंट करो, कितना आता है? बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल। तो 10th आ रहा है कि नहीं? समझ में आया? ऑनलाइन वाले बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं? कितने आंसर है आप लोगों के?
कैलाश यस सर। कितना आंसर आया? सर एल का 12 111 आएगा ना सर? एल को काउंट थोड़ा करना है, इनके बिटवीन पूछा है। इन बिटवीन, बिटवीन काउंट करना है। बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के 10 हुआ कि नहीं? अरे बाबा कैलाश, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, एल काउंट नहीं करना है। इन बिटवीन, ए और एल के बिटवीन, इन बिटवीन बोला है ना। हाउ मेनी अकॉर्डिंग टू द इन बिटवीन? समझ में आ रहा है कैलाश? ओके ओके सर। ठीक है, ये छोटी छोटी गलतियां मत करो आप लोग, एग्जाम सामने है। रख करूँ क्या? नहीं वो नहीं, वैसा नहीं करना है, बताऊंगा। चलिए सॉल्व करिए। ओरली सॉल्व करना, ओरली, इसको लिखना नहीं है बिल्कुल, माइंड में सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे आप? इसको सॉल्व करो, ओरली करना विदाउट पेन। ऑनलाइन में क्या आंसर आया? सर 2। यस, ओके। देखते हैं, चलो देखो यहाँ पे। हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर इन द गिवन अरेंजमेंट which is immediately preceded by a consonant and immediately followed by a consonant? आगे पीछे consonant आना चाहिए। वॉवेल और consonant फर्क समझ जाओ। वॉवेल consonant फर्क पता है ना? वॉवेल आया तो काउंट नहीं करेंगे, बट consonant आया तो काउंट करेंगे। नंबर ढूंढो पहले, आपको इजी क्या लगेगा? नंबर, नंबर ढूंढो। देखो ये नंबर है, बट पीछे वॉवेल है, काउंट नहीं होगा। ये नंबर है, बट इसके पीछे नंबर है, ये भी काउंट नहीं होगा। ये नंबर है, पीछे कॉन्स्टेंट बट आगे कॉन्स्टेंट नहीं है, काउंट नहीं होगा। ये नंबर है, पीछे तो वॉवेल है ना, ये काउंट नहीं होगा। ये नंबर है, पीछे कॉन्स्टेंट है बट आगे कॉन्स्टेंट नहीं है। चलो आगे बढ़ते चले। यहाँ पे देखो नंबर है, वो कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट मिला कि नहीं एक? ये देखो नंबर है, कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट मिला कि नहीं? और कोई नंबर है क्या? नहीं है। डायरेक्ट आंसर आएगा 2। ओरली सॉल्व करना है, टाइम बचेगा आपका, और इससे क्या होता है, थोड़ा क्लियर होते माइंड से। आप लिख लो।
चलो हो गया, सेकंड पे आते हैं। क्वेश्चन आए सीरीज से, देखो सीरीज से 4 आए थे, सिलॉग से 4 आए थे, ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन आए थे। 10 क्वेश्चन हुआ कि नहीं? 10 क्वेश्चन, ये ना आप 10 क्वेश्चन चलो हम सॉल्व कर रहे हैं, इससे टाइम जा रहा है, बट ये 10 क्वेश्चन आपका बनना चाहिए 7 मैक्स टू मैक्स 7 मिनट में या फिर 5 मिनट में। इतना कुछ था नहीं, ये तो ओरली कर लेते ना सीरीज को, तो आप कितना लेता, 2 मिनट लेता। सिलॉग से चलो पेन उठाना पड़ता, बट एक क्वेश्चन को 40 सेकेंड, 4 क्वेश्चन पकड़ लो आप 2 मिनट, यहाँ पे पकड़ 2 मिनट ये, 3 मिनट ये, और ये ब्लड रिलेशन को 1.5 टिक करके 2 मिनट पकड़ लो, वो उनके लिए जिसका पोर्शन नहीं हुआ है। तो टोटल कितना हो गया? 7 मिनट, 7 में 10 मार्क्स, ठीक है ना? 10 मार्क बचेगा कितना? 13 मिनट। अब ये 13 मिनट में ना पजल सॉल्व करेंगे। 13 मिनट में अगर आपने 2 पजल सॉल्व किया तो सीधा आपका स्कोर हो जाएगा 23। अगर गलती से एक और पजल इजी वाला आ गया, डायरेक्ट 27 हो जाएगा, ठीक है? अब देखो कौन सा पजल सॉल्व करना है, कौन सा नहीं करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके कमांड के ऊपर डिपेंड करता है। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 0 से, यहाँ पर आप देख लेना कि आपको कौन सा सॉल्व करना है। चलो सॉल्व करते हैं। यस, फोटो आप नहीं, वो लिखना पड़ेगा, रिकॉर्डेड है ना? नहीं नहीं नहीं, उसे मार्क किया हुआ है, लिख देता हूँ मैं। एक मिनट,
चलिए इसे सॉल्व करिए। सॉल्व करके ऑनलाइन में हुआ सॉल्व करके, ऑनलाइन में बताइए। सर 1 मिनट। हाँ हाँ करिए करिए। हाँ सर, हो गया सर सॉल्व। काव्या वेरी गुड वेरी गुड। काव्या पढ़ाई कैसे चल रहा है? काफी दिनों के बाद दिखे। हाँ सर, बहुत दिन के बाद दिखे, अच्छा चल रहा है। वो एक्चुअली थोड़ा ब्रेक ले लिया था मैंने, तो अभी मैंने वापस। भरा था क्या? क्या बोल रहे हो सर? आरआरबी का फॉर्म भरा था तुमने? नहीं सर, मैंने वही दिसंबर में आईबीपीएस क्लर्क दिया था, जिसमें मेरा 55 आया था, 55.25, 70 का कट ऑफ था ओके कुछ। और कितना? 70 ओके। और अपने अटेम्प्ट कितना किया था? मुझे उतना याद नहीं, लेकिन मेरा कुछ 55.25 आया था। गुड। लेकिन फर्स्ट टाइम दिया था ना, तो वो हिसाब से मतलब पोर्शन भी नहीं मारेगा वो टाइम पे तो। हाँ फर्स्ट टाइम देता है हूँ। ना? फिर सर मैंने आरबीआई का ग्रेड भी दिया था, वो मतलब औकात के ऊपर वाले एग्जाम दिए थे मैंने।
और ओके तो उसमें तो मेरा सिर्फ इंग्लिश का ही कट ऑफ गया, और रीजनिंग में ओके मेरा 2 मार्क्स से गया, और मैथ्स तो मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया था, वो देख के मेरे को डर लग रहा था, मैं छोड़ दिया, मैं भी कुछ नहीं ओके करना ओके है क्या। इसके वजह से। ठीक है अभी का तैयारी सही है ना, अभी तैयारी है ना पूरी। हाँ हाँ, अभी तैयारी है पूरी, अभी IBPS क्लर्क ही है। चलो चलो फिर बढ़िया है, ऑल द बेस्ट, करो अच्छे हाँ, से। थैंक यू सर। हाँ हाँ। चलो यहाँ पे देख लो, करो ना। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक पर्सन are going to watch a movie in a different month, that is Jan, April, May, June, July, August, October and December। ठीक है, दो पॉसिबिलिटी ऑलवेज रख लेंगे और मुझे डेज बताते चलो। डेज बताओ, जैन 31, अप्रैल मई, 30। जून, ठीक है ओके। चलो यहाँ पे क्या बोला, एफ वॉज गोइंग टू मूवी इन अ मंथ विच हैज अ 30 डेज। तो दो पॉसिबिलिटी है और दो 30 डेज है। एफ हो सकता है जून में जाएगा या एफ हो सकता है अप्रैल में जाएगा, दो पॉसिबिलिटी आपकी बन गई, राइट। मिनिमम आपको दो पॉसिबिलिटी बनानी ही बनानी है। एग्जाम में रजनीकांत नहीं बनना है कि आपको एक में बनाना है, गलती से हो गया वो एलिमिनेट हो गया तो टाइम चला जाएगा, वो टाइम आप वापस नहीं ला सकते और आप और भी फिर परेशान हो जाओगे। देयर आर 3 पर्सन वाचिंग अ मूवी बिटवीन एफ एंड सी। एफ और सी के बीच में 3 बंदे आएंगे, 1 2 3 यहाँ पे सी आएगा, 1 2 3 यहाँ पे सी आएगा, ऊपर सी के लिए जगह नहीं है इसके लिए हम नीचे बिठाएंगे। एच वॉचेज द मूवी जस्ट बिफोर ए। एच वॉचेज द मूवी जस्ट बिफोर ए। वो किसको डिनोट कर रहा है, सेकंड पर्सन। याद रखना इस बात को, हु हुम विच वाला इज और एंड वाला रूल मैंने बताया हुआ है ऑलरेडी। तो हु इज वॉचिंग द मूवी बिफोर बी, ये बी के पहले मूवी वॉच करेगा, बट एच और ए साथ में मूवी मतलब वॉच करेंगे। एच वॉचेज द मूवी हो गया फिनिश, ओके। बी वॉचेज द मूवी जस्ट बिफोर सी। बी वॉचेज द मूवी जस्ट बिफोर सी, ये आएगा यहाँ पर। बी के ऊपर ना एच और ए आ सकता है, एच और ए यहाँ पर आएगा, आ सकता है कि नहीं, क्योंकि दोनों साथ में बैठेंगे। बट एच और ए यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है। छोड़ दो, आगे देखते हैं। H watches a movie in the month which has a maximum number of a days but not in January। तो H यहाँ पर नहीं आएगा, राइट। सो H यहाँ पर आएगा तो उसके नीचे A आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। H यहाँ पर आएगा तो A यहाँ पर आ सकता है कि नहीं, ठीक है। आगे क्या बोला है, D is watching the movie in the month which has a 30 days। तो D watches the movie in the month which has a 30 days। 30 days में ये ब्लॉक हो गया है, ऑलरेडी ये बैठा हुआ है, ये भी बैठा हुआ, तो D के लिए जगह नहीं है तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, D यहाँ पर आ गया, राइट, रिमेनिंग जगह पे। और क्या बोला, G इज वॉचिंग मूवी आफ्टर D, तो G यहाँ पर आ गया। और बचा कुचा जो नाम है E यहाँ पर लिख लो, ये हमारा करेक्ट हो गया। चलो अब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोग आंसर करना। इफ E is related to F, दो का गैप है, राइट। H is related to C, दो का गैप है। Then in the same way D is related to which of the following, D is related to H। H। चलो यस करेक्ट, आगे बढ़ते हैं। Which of the following statement is true regarding to the given information? D is going to watch a movie after C। क्या D is going to watch a movie after F? क्या F के बाद वॉच करने जा रहा है, नहीं ना, तो ये फॉल्स हो जाएगा। 2 पर्सन आर वॉचिंग द मूवी बिटवीन G एंड B। G और B के बीच में क्या 2 बंदे वॉच कर रहे हैं मूवी, नहीं, ये भी फॉल्स है क्योंकि 3 बंदे वॉच कर रहे हैं। B is watching the movie in the January। B वॉच करेगा जनवरी में,
ये भी रॉन्ग हो गया, हमें ट्रू ढूंढना है, ट्रू। ए इज वॉचिंग द मूवी इन द अगस्त, ए वॉच करेगा अगस्त में, यस करेक्ट। ये पढ़ो, आगे फिर पढ़ने की गरज नहीं है, स्किप करना, इतना टाइम नहीं हमारे पास। क्योंकि अगर मान लो यही चीज अगर पहले वाले में आ जाता तो, अच्छा मान लो फॉर एग्जाम्पल जैसे समझो 5 ऑप्शन दिए हैं, ठीक है। अगर आपका सॉरी ये 5 ऑप्शन दिए, मान लो आपका पहला वाला राइट हो गया, तो आप स्क्रॉल करके ना नीचे एक बार देख लिया करो कि ऑप्शन में ऐसा ना लिखा हो कि बोथ ए एंड सी, तो एक बार सी को भी चेक कर लेना। अगर ये भी राइट हुआ तो ये वाला ऑप्शन टिक करना, ऐसा गलती मत करना। बट अगर सिंगल ऑप्शन दिया है, यहाँ पे बोथ नहीं दिया है, यहाँ पे मान लो ऐसा दिया है कि क्या था ऑप्शन में, जो भी ऑप्शन था, मान लो सिंगल ऑप्शन दिया है। अगर आपका एक राइट हुआ, बोथ ए बी सी या बी सी डी, साथ वाला 2 ऑप्शन नहीं है, तो इतना पढ़ने की गरज नहीं है, टाइम बचाओ, टिक करो, आगे बढ़ो। चलो अगला पढ़ते हैं। द नंबर ऑफ पर्सन वॉचिंग द मूवी बिटवीन डी एंड एफ इज द सेम बिटवीन डी एंड डैश। डी और एफ के बीच कितना है वॉच कर रहे बंदा, एक मूवी। सो डी और डैश लिखा हुआ है, कौन आएगा बताओ? यस करेक्ट, डी और एफ के बीच में अगर एक बंदा वॉच कर रहा है मूवी, तो बी और एच के बीच भी एक बंदा आएगा। क्लियर है? 4 of the 5 in a certain way form a group, which one does not belong to the group। इसको ऑप्शन के थ्रू जाना पड़ता है। ऑप्शन क्या लिखा है देख लो, मुझे बताओ क्या आएगा, क्या आएगा? 4 of the 5 in a certain way form a group, which one does not belong to the group। 4 लोग एक ग्रुप फॉर्म करेंगे, एक ग्रुप फॉर्म नहीं करेगा। एच देखो कौन से मंथ में बॉर्न हुआ है, 31। डी कौन से मंथ में बॉर्न हुआ है, 30। सी कौन से इसमें, 31। बी 31, डी 31, सारे 31 में ये वाला 30 है, ठीक करो, आगे बढ़ो। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ठीक है। हाउ मेनी पर्सन आर वॉचिंग द मूवी बिटवीन बी एंड डी, बी और डी के बीच कितने बंदे वॉच कर रहे हैं मूवी? 4। सिंपल है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, रब कर दो ना। सर जब भी बोलते हैं कि 3% अवे है, तो बीच में 3% को छोड़ना चाहिए ना, कि नहीं 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 3% को नहीं छोड़ना चाहिए ना थर्ड पर्सन में? नहीं, तीसरा, यस बताता हूँ। अगर आपको क्वेश्चन में पूछा गया कि इन बिटवीन देयर आर 3% और देयर बिटवीन मतलब होता है कि अगर मान लो ए 1 2 3 बी, ऐसा 3 आएगा। बट अवे बोला तो अवे मतलब आएगा तीसरे पे बी आएगा, मतलब फिर 2 आएगा। ओके समझ सर। रही हो क्या? हाँ सर। ये देखो अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आते हैं आजकल। अवे मतलब वो थर्ड प्लेस पे आएगा, बट बिटवीन मतलब उनके बीच में ऐसा होना चाहिए। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, इसको सॉल्व करो।
सर 20 लोग हैं क्या? पता नहीं, मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। कितने लोग आपने बताया? 20। आई थिंक यस, करेक्ट। ऑप्शन में हाँ 20 है। हाँ हाँ। गुड, वेरी गुड काव्या। सॉल्व करूँ क्या मैं? क्या वो नहीं हो रहा है? ऑनलाइन में हुआ किसी का, काव्या को छोड़ के? यस सर। कैलाश, वेरी गुड। बाकी लोग का हुआ? ऑफलाइन वालों क्या कर रहे हो? नहीं हो रहा है? करो सॉल्व। तो 2 मिनट और ले लो।
ओके चलो सॉल्व करते हैं, यहाँ पे देख लो। देखो ये क्या बोला है, a certain number of a person are sitting in a row facing in a north direction। कुछ लोग हैं नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं एक रो में, बट वो काउंटिंग दिया नहीं है। 4 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन पी एंड क्यू। पी और क्यू के बीच में 4 लोग आएंगे, बट मुझे ये नहीं मालूम कि पी आगे आएगा पीछे आएगा, तो 2 पॉसिबिलिटी ले लेता हूं मैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एफ सिट सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू। एफ यहाँ पर आएगा सेकंड राइट में, और इस पॉसिबिलिटी में एफ यहाँ पर आ जाएगा। 1 पर्सन सिट्स बिटवीन एस एंड एस। एफ और एस के बीच में एक बंदा आएगा, तो यहाँ पर जगह नहीं है बिठाने के लिए, तो एस को आगे बिठाओ। यहाँ पर भी जगह नहीं, तो एस को यहाँ पे बिठाओ। और क्या बोला है क्वेश्चन में, एस सिट्स एट पोजीशन फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीमेंट। यहाँ से अगर काउंट करो एक पोजीशन हो रहा है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं हो रहा है, तो यहाँ से एक पोजीशन पे होगा वो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। राइट, समझ में आ रहा है ना, इसके आगे कोई जाएगा नहीं फिर। बट यहां से अगर काउंट करो तो हो सकता है आप पीछे से भी हो आगे से भी हो, नहीं पता। आगे देखते हैं। डी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एस। यहाँ पे देखो 1 2 3 यहाँ पे डी ले लिया, 1 2 3 यहाँ पे डी ले लिया। एच सिट्स फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। एच फिफ्थ लेफ्ट में होगा क्यू के। 1 2 3 4 5 बेटा सकता होगा एच को मैं, ये पॉसिबिलिटी गई। 1 2 3 4 5 यहाँ पर एच हो गया। एस का काउंट करो अब, यहाँ से एक्सट्रीम एंड में एक पोर्शन हो रहा है क्या, यहाँ से नहीं होगा ना। अब यहाँ से काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 हुआ कि नहीं, हुआ ना एक्सट्रीमेंट से। चलो क्या बोला, एक पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। 8 बंदे लेफ्ट में हो गए क्यू के, तो 1 2 3 4 5 तो हो गए, 6 7 8 खत्म। क्लियर है, इतना तो इजी तो था, काफी टाइम लगा दिया। चलो, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग इन अ रो। काउंट करोगे पूरा, मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन पूछा है आपको, ये बंदे काउंट नहीं करने हैं, सारे सिटिंग काउंट करने हैं। काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन पी एंड एफ। पी और एफ के बीच में कितने लोग हैं, पी और एफ के बीच में कितने लोग हैं। 2 नन 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 काव्या, नन। सर एक पी भी और नहीं है पी और एफ के बीच में। एफ सर नहीं, एस एस एस। आपने पी और एफ बोला कि एस और पी। हेलो हाँ बोलो ना। सर मैं पूछ रही थी, आपने एफ और पी बोला कि एस और पी बोला। ये बोला मैंने, ये दोनों एस और पी। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ मुझे एफ सुना दिया, सॉरी सॉरी। ओके कोई बात। ओके ये बताओ, हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ एच। एच के लेफ्ट में कितने लोग हैं, 3 गुड। इफ ए इज एग्जैक्टली बिटवीन द पी एंड डी। क्या बोला है कंडीशन में, इफ ए इज एग्जैक्टली बिटवीन पी एंड डी, अगर ए एग्जैक्ट बिटवीन हो पी और डी के बीच में, देन व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू द एस। क्या आएगा, सेकंड टू द राइट, सेकंड टू द राइट, राइट करेक्ट। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चलो रख करो ना।
containing. चलिए सॉल्व करिए।
ऑनलाइन में हुआ क्या सॉल्व करके? यस सर। हो गया? हाँ सर। गुड काव्या, गुड। कैलाश? यस सर, हो गया। गुड गुड गुड। ऑफलाइन वाले? चलो सॉल्व करें क्या? हाँ, हो गया। यहाँ पे देख लो, देखो 6 लोग हैं, 2 पॉसिबिलिटी ऑलवेज रखो। ऊपर वाला जो रो है वो साउथ फेस करेगा, नीचे वाला रो नॉर्थ फेस करेगा। साउथ फेस करने वाले कौन कौन है मुझे बताओ जरा, नाम बताओ ना। अरे ओके ठीक है, यहाँ पे देख लो क्या बोला है। ए सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ बी। बी का फोर्थ राइट में कौन होगा? ई होगा। ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, हो सकता है ये भी तो हो, नहीं पता ना। 2 पॉसिबिलिटी यूज हो रही है। क्यू फेसेस टू ई, यहाँ पर क्यू आ जाएगा और यहाँ पर क्यू आ जाएगा। द नंबर ऑफ पर्सन सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ क्यू इज द सेम एज टू द राइट ऑफ एस। देखो लेफ्ट ऑफ क्यू कितना है? 1, तो राइट ऑफ एस कितना होगा? 1। यहाँ पे लेफ्ट ऑफ क्यू कितना है? 0, तो राइट ऑफ एस कितना होगा? 0। ठीक है। एस सिट्स इमीडिएट टू द लेफ्ट ऑफ डी। एफ क्या है? इमीडिएट लेफ्ट में होगा डी के। देखो एफ और डी इधर भी आ सकता है, एफ और डी इधर भी आ सकता है, छोड़ दो इसको। यहाँ पर भी सेम एफ और डी इधर भी आएगा, एफ और डी इधर भी आ सकता है, छोड़ो। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। ए सिक्स टू द लेफ्ट ऑफ सी। ए क्या है? लेफ्ट वाले रो में होगा सी के, बरोबर। एंड टू द राइट ऑफ एफ, एफ के राइट में होगा। मतलब सीक्वेंस कैसा होगा? इस तरीके से होगा ना, एफ डी ए सी, क्योंकि एफ के बाजू में डी है ना। तो यहाँ पर कौन आएगा? 4 लोग हैं, 1 2 3 4 कॉलम भी है, एफ डी ए सी। यहाँ पर एफ डी ए बट सी कहां पर है? गया। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ। सी फेसेस द वन हु इज इमीडिएट राइट ऑफ ए। सी उसको फेस करेगा जो इमीडिएट राइट ऑफ, सी फेसेस द वन हु इज इन इमीडिएट राइट ऑफ ए। इमीडिएट नेबर, ओके ओके, इमीडिएट नेबर होगा ए का। तो देखो ए का इमीडिएट नेबर ई को तो फेस कर रहा है, तो यहाँ पे कौन आएगा? सी आएगा। ठीक है। और बोला यू इज द ओनली नेबर ऑफ क्यू। यू क्या है? इकलौता नेबर है क्यू का, तो यहाँ पे यू नहीं आएगा, यू यहाँ पर आएगा। इकलौता नेबर है क्यू का, क्यू का इकलौता नेबर है,
तो देखो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, क्यू इसका इकलौता नेबर है, समझ रहे हो। अगर मैं यू यहाँ पे लूंगा तो यहाँ पर क्यू भी नेबर होगा, पी भी नेबर होगा। क्लियर हो रहा है। चलो, आर इज टू द राइट ऑफ टी। आर क्या है, राइट में होगा किसके, टी के। तो आर इधर आ गया और टी इधर आ गया। क्लियर है। राइट नॉर्थ साउथ का इस तरफ होता है। क्लियर है। आने वाले आंसर करते रहना फटाफट। Yes, sir. चलो मुझे बताओ, 4 of the 5 in a set and a form a group, which one does not belong to the group? ऑप्शन है आर, पी, थर्ड है यू, फोर्थ है टी एंड फिफ्थ है बी। बताओ क्या आएगा। 4 of the 5 in a set and may form a group, which one does not belong to the group? यस करेक्ट, पी आएगा। क्यों पी में आएगा, आर कॉर्नर में बैठा है, यू कॉर्नर में बैठा है, सी कॉर्नर में बैठा है, बी कॉर्नर में बैठा है, बट पी कॉर्नर में नहीं बैठा है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ओके, हु अमंग द फॉलोइंग फेसेस टू एफ। एफ को कौन फेस कर रहा है, एफ। सिंपल। हाँ, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एफ विथ रेस्पेक्ट टू बी। बी के रेस्पेक्ट में एफ का क्या पोजीशन है, इमीडिएट राइट। Immediate right. Which of the following is, yes, correct. Which of the following is which of the following is true as per the given information? S sits to the immediate right of P. S क्या immediate right में है P के, है ना। P का immediate right में S है ना। पहला ट्रू हो गया। अब आगे चेक करना, गरज ही नहीं, इसको ट्रू करो, आगे बढ़ो। आगे ऑप्शन चेक ही मत करना, क्योंकि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, यहाँ पर ऑप्शन ए के साथ कुछ भी नहीं है, और एक टाइम हम एक ही टिक कर सकते हैं माउस से। तो ये हमारा टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। Who among the following sits third to the right of T? T का थर्ड राइट कौन है, R। सिंपल, साउथ का राइट इस तरफ होता है। ठीक है ना। चलो लास्ट पजल करते हैं, इसके बाद 1 मार्क का एक क्वेश्चन है, वो करते हैं, देन हमारा खत्म हो जाए। ओके चलो। चलो सॉल्व करो।
सर हो गया। काव्य वेरी गुड। चलो सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे देखो स्क्वायर स्क्वायर है, 4 लोग कॉर्नर में बैठे हैं, 4 लोग मिडल में बैठे, राइट। जो कॉर्नर में बैठ रहे हैं वो क्या देख रहे हैं, इनसाइड या आउटसाइड, जल्दी बताओ। अरे भाई साहब, मिडल वाले क्या देख रहे हैं, इनसाइड, कॉर्नर वाले आउटसाइड, राइट। तो मिडल इनसाइड एंड कॉर्नर आउटसाइड। क्या बोला है, एफ एट द मिडल साइड ऑफ द टेबल, एफ को यहाँ पर रख लो मिडल साइड ऑफ द टेबल, एंड सिट्स एट द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वी एंड 2% सिट्स विद एफ और जे। तो देखो एंड सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वी, मान लिया वी हमारा नॉर्थ फेस कर रहा है, उसके इमीडिएट लेफ्ट में एन आ जाएगा, ये क्लू है, आगे देखेंगे। 2% सिट बिटवीन एफ एंड जे, एफ और जे के बीच 2 बंदे आएंगे, तो एफ और एफ यहाँ पे सेम जगह पे लिया आपने, हो सकता है जे आगे हो सकता है जे पीछे हो, अब दोनों पॉसिबिलिटी यूज हो रही है अच्छे से, ठीक है। वी सिट्स एट द इमीडिएट राइट ऑफ जे, जे का इमीडिएट राइट किधर होगा, यहाँ पे होगा वी, यहाँ पे जे का इमीडिएट राइट में कौन होगा, वी, और वी का इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, एन, तो यहाँ पर एन आएगा क्योंकि ये इनसाइड फेस कर रहा है, यहाँ पे भी इनसाइड फेस कर, तो एन यहाँ पर आएगा, क्लियर, ठीक है। कहाँ थे हम लोग, कहाँ गए, 3% सिट बिटवीन एस और एन, एस और एन में 3 बंदे आएंगे, एस और एन में 3 बंदे आएंगे, जब भी 8 बंदे हों और उसको बोला हो कि 3 बंदे आएंगे, डायरेक्ट अपोजिट ले लो, तो एस का और एन का देखो यहाँ पे डायरेक्ट अपोजिट लो, देखो 3 बंदे यहाँ से भी आ रहे हैं, 3 बंदे वहां से भी आ रहे हैं, राइट। यहाँ पर एस को बिठा दो, और एम इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एम, अच्छा यहाँ पे एम इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एस, एम इमीडिएट नेबर होगा एस का, तो एम यहाँ पर ले सकता हूँ मैं, और यहाँ पर एम आ सकता है और यहाँ पर भी एम आ सकता है, और आगे क्या बोला है, एम इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ जे, एम का इमीडिएट नेबर होगा नहीं जे का, तो ये गया ना, और यहाँ पर एम नहीं आएगा, तो एम कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा क्योंकि जे के बाजू में नहीं आएगा, और पी फेसेस इनसाइड, पी फेसेस इनसाइड मतलब यही आएगा ना, और बचा कुछ नाम क्या है, के, ये हमारा बन गया, क्लियर है। क्वेश्चन पूछूं मैं, चलो बताओ, हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन एफ एंड जे व्हेन काउंटिंग फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ एफ, एफ और जे के बीच में कितने लोग हैं, अगर हम लोग लेफ्ट से काउंट करें, तो देखो यहाँ पे काउंट करो, 1 2 3 4, गुड, 4 of the 5 in a set and form a group, which one does not belong to the group, ऑप्शन के थ्रू चलो, ऑप्शन बताता हूँ,
फर्स्ट एस, second F, third one is J, fourth one is K, and fifth one is N. F. ओके चेक करते हैं. S कहाँ पे फेस कर रहा है? आउटसाइड. J कहाँ फेस कर रहा है? आउटसाइड. N कहाँ फेस कर रहा है? आउटसाइड. K कहाँ फेस कर रहा है? आउटसाइड. बट S कहाँ फेस कर रहा है? तो F आएगा. Which of the following statement is true? मुझे आंसर पता चलना. P is second to the left of V. V का second left of P है क्या? N is an immediate neighbor of S. S का immediate neighbor N है क्या? Two persons sit between P and V. P और V के बीच दो लोग हैं क्या? M is opposite to N. M opposite है क्या N के? और J is opposite to K. है ना? तो लास्ट ऑप्शन टिक करो, आगे बढ़ो. Who among the following sitting second to the left of N? N का second left में कौन है? P ना? P. इंटरसेक्ट कर रहा है. ठीक है. Who among the following is sitting opposite to P? P का opposite कौन है? Finish. F. खत्म. अब यस करेक्ट. और एक क्वेश्चन बचा है, जरा सॉल्व करो. एक लास्ट है, फिर मैं स्टॉप कर देंगे. स्टॉप करूं? चलिए सॉल्व करिए फटाफट. लास्ट क्वेश्चन है. Sir, 1. ओके चेक करके बाकी लोग का हो जाएगा. चेक कर. सर जब भी हमको बोलते हैं कि रिपीटेड है नंबर, तो सर वो रिपीटेड हम लोग को ऊपर और नीचे क्वेश्चन और जो हम लोग का आंसर आता है वो दोनों में से देखना रहता है कि जो आंसर आया रहता है. नहीं, जो आंसर आया था 10 फॉर्म में से करना है. जो न्यू नंबर फॉर्म होगा उसमें से. अच्छा तो ठीक है, तो फिर 1 ही है, 5 ही रिपीट हुआ है इसमें. ओके. सॉल्व करिएगा. तो देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में. ये जो नंबर है 4857943662, क्या बोला है कि यहाँ पे 1 ऐड करना है. 1 ऐड करना है किसमें? हमारे इवन में. ऑड में क्या करना है? 1 माइनस करना है. राइट. चलो पहले इवन को उड़ा लेते हैं. इवन को 59573. ऑड में 1 माइनस करते हैं. चलो यहाँ पे 4682. राइट. रिपीट नंबर आपको 10 फॉर्म में से देखना. मतलब जो हाँ तो इवन पोजिशन
यस करेक्ट, हाँ बरोबर बरोबर, इवन पोजीशन पे आएगा। चलो इवन पोजीशन वाले पे, पोजीशन मतलब ये इवन पोजीशन वाले पे हमें क्या करना है, इवन पोजीशन पे 1 ऐड करना है, ऑड पोजीशन में 1 माइनस करना है। ठीक है कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है, ये 9 8 5 7 और ऑड पोजीशन पे 1 माइनस करो 3, ये क्या हो जाएगा 4, ये 8, ये 2, ये 1। रिपीट नंबर ढूंढो इसमें से क्या है। एक तो 8 मिला, 3 है क्या, 9 है क्या, 4 है क्या, 8 एक मिला और 5 भी नहीं, 2 भी नहीं, 7 भी नहीं है, तो आंसर आएगा 1। सर वो एट Clear है? इवन पोजीशन में 1 यस यस यस, इवन पोजीशन, ओके ओके पोजीशन लेना था, नहीं ऑड पोजीशन है ये, एक्चुअली पोजीशन लिख लो। यहाँ पे 1 is subtracted from each of the odd each of the digit, यहाँ पे लिख लो each of the digit which is placed at odd position, यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे लिख लो, फिर इसको आगे कंटिन्यू करो, वहां पे कंटिन्यू कर लो, फिर आगे लिखो कंटिन्यू करो। ऑनलाइन वाले बताइए, होप तो आपको ये समझ में आया होगा जो पेपर कैसे सॉल्व करना है। उम्मीद करता हूँ आपको पूरा समझ में आया होगा। कोई कुछ पूछना है ऑनलाइन में, ऑनलाइन वाले कुछ पूछना है आप लोगों को? सर अभी दोबारा कब होगा आपका पेपर सॉल्विंग? मेरा पेपर सॉल्विंग पता नहीं, अब देखो शेड्यूल कब आएगा पता नहीं, ओके सर ओके। लेकिन हाँ जल्दी मिलेंगे हम लोग सॉल्व करने के लिए। हाँ सर। चलिए फिर यहाँ पे स्टॉप करते हैं हम लोग, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन, टेक केयर।